नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास हम ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। तो लास्ट क्लास हमने ज्योग्राफी की पढ़ा था आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने देखा था कि किस तरह से हमारी क्रस्ट पर आपका मेंटल और कोर पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उनके बीच में किस तरह से आपका प्लेटों के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से आपका किस तरह से आपका तापीय संवहन धाराओं की वजह से प्लेटों के बीच में मोशन देखा था। प्लेटों के बीच में किस तरह से मोशन होता है, तो उनके उन फैक्टर्स को देखते हुए आपने देखा था कि आपका कुछ वोल्केनोज एंड आपका अर्थक्वेक्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि आपका टेम्परेचर बेसिस एंड आपका डेंसिटी एंड आपका प्रेशर बेसिस किस तरह से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास क्या है कि आपका जियोमॉर्फोलॉजी, हम लास्ट क्लास में भी पढ़ रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसे क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या होता है आपका? भू आकृति विज्ञान। हिंदी बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। इसको तीन पार्ट्स में तोड़ दिया गया है, जियो, मॉर्फो और लॉजी। जियो का अर्थ होता है आपका अर्थ, मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर और लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी, मतलब पृथ्वी की संरचना का अध्ययन। हम किस में पढ़ते हैं? भू आकृति विज्ञान में। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। तो हम किन की बेसिस पर अध्ययन कर रहे थे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किन किन बेसिस पर अध्ययन कर रहे थे? आपका पृथ्वी की भूपर्वत यानी कि क्रस्ट, आपका नेक्स्ट आपका मेंटल और तीसरा आपका नीफा। उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो आज हम स्टडी करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, सबसे पहले आपका तापमान, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, इन तीनों को क्या क्या इफेक्ट होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाने के साथ साथ में क्या होता है? टेम्परेचर, डेंसिटी एंड देन प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्रीज कर रही होती हैं। तो हमें ये भी बात पता है कि आपका 32 मीटर अगर अर्थ के नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी तरह से आपका जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है कि आपकी क्रस्ट पर जो डेंसिटी होती है आपका 3 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब। इसी तरह से हम पृथ्वी के मेंटल पर डेंसिटी का लेवल और इंक्रीज होता जाता है। तो जो आपका एवरेजन पृथ्वी की जो डेंसिटी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी की डेंसिटी मानी गई है, औसतन डेंसिटी वो कितनी है आपकी? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इन सभी बेसिस, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर टैकल करता चल रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप टॉपिक क्या है कि जिस तरह से मैंने लास्ट क्लास में आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था कि कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि आपका 2 प्लेट्स, आपका कुछ महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी महाद्वीपीय प्लेट, जब दोनों प्लेट जो एक दूसरी प्लेट के ऊपर टकराती है तो एक प्लेट नीचे जाके सबडक्ट करती है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं पाई जाती हैं, जिस तरह से रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसकी वजह से एक प्लेट मेल्ट होने के बाद में किस रूप में? मैग्मा के रूप में बाहर निकलती है। मैग्मा के रूप में बाहर निकलने के बाद में क्या होता है कि भूकंप या ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका भूकंप यानी अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जो होता है वो एक प्राकृतिक भी होता है और दूसरा आपका मैन मेड यानी कि मानवीय संसाधनों का उपयोग करने के साथ में आता है। तो आज पहला हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले कंपन का स्रोत, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं? मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो कौन से हो सकते हैं? जब आपका प्लेटों की मोशन होगी, प्लेटों की गति होगी, तो उसकी गति के कारण आपका भूकंप आ सकता है। और ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो इसके ज्वालामुखी विस्फोट होने के साथ में तब भूकंप आ सकता है। और आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानों में, जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चट्टान एक दूसरे से, पृथ्वी आपकी रेवोल्यूशन एंड रोटेशन कर रही होती है, तो उस समय पर क्या होता है कि कुछ चट्टानों का गिर जाना के कारण भी आपका भूकंप आता है। दूसरा आता है आपका आर्टिफिशियल रीजन। क्या हो सकते हैं आर्टिफिशियल रीजन? यानी कि मानवीय
आर्टिफिशियल रीजन। आर्टिफिशियल रीजन क्या हो सकते हैं भूकंप आने के? पहला हो सकता है आपका कोई भी एटॉमिक परीक्षण यानी परमाणु परीक्षण करने से भूकंप आ सकता है। दूसरा आपका खनन व उत्खनन करने से, माइनिंग एंड रिफाइनिंग। तीसरा आपका आता है कुछ डैम व जलाशय बनाने से अर्थक्वेक आ सकता है। तीसरा आता है कि बड़ी बड़ी इमारतों के गिरने से, टूटने से, उनके कारण से भी भूकंप आता है। तो ये तो आपका आने का रीजन था, कारण था। आज हम यहां से पढ़ते हैं पहला पॉइंट कि भूकंप की उत्पत्ति। भूकंप क्यों आता है कि जब आप देखते हैं कि प्रत्येक कुछ भी चट्टानों की कुछ ना कुछ सहन करने की एक लिमिट होती है। अब उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो चट्टानों लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो दबाव, तो चट्टानें क्या हो जाती हैं आपकी टूट जाती हैं। चट्टानें जब टूट जाती हैं तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से डिस्प्लेस हो जाती हैं यानी कि विस्थापित हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि भूकंपीय तरंगें का कंपन होता है। भूकंपीय तरंगों का कंपन होता है तो कंपन होने के साथ में पृथ्वी की सतह पर भूकंप आता है। तो उन तरंगों के कंपन को क्या कहते हैं हम? भूकंप। तो वो तरंगें कौन कौन सी होती हैं? तो तरंगें होती हैं आपकी प्राथमिक, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा होता है लॉन्ग तरंग यानी धरातलीय तरंग। तो उन तरंगों के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहां पर। सबसे पहली ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं कि आपका ये यहां से इस तरह से आपका ऊपर का भाग क्रस्ट होता है। आपको लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, ये क्रस्ट हो जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा मेंटल और तीसरा आ जाएगा आपका कोर। तो इनको भी टू पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो टू पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो इसी तरह से हमारा जो इनर कोर होता है, ये आपको मैंने बताया था कि ये सॉलिड होता है और आउटर कोर ये क्या होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमारी ये जो होती हैं प्राथमिक, जिसे हम प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ये अर्थ के इस तरह से कंपन कर रही होती है। तो प्राइमरी वेग की जो इंटेंसिटी होती है वो प्राइमरी वेग की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। मैं आपको एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिकली तरीके से समझा रहा हूँ ये चीजें। तो प्राइमरी वेव्स जो होती हैं आपकी उनकी इंटेंसिटी होती है ज्यादा। वो क्या होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग होती है तो वो किस किस आपका ठोस व द्रव दोनों में, तीनों ही माध्यमों में जा सकती हैं। तो यहां पर जो ये एंगल है आपका प्राइमरी व सेकेंडरी तरंगें जो जाती हैं पृथ्वी के 105 डिग्री, ये पूछा गया क्वेश्चन है 105 डिग्री, कई बार 103, 105 भी पूछा गया। 105 डिग्री तक जो चलती हैं वो चलती हैं आपकी प्राइमरी व सेकेंडरी वेव्स, दोनों ही तरंगें 105 डिग्री तक। ये एंगल होगा आपका 105 इधर, 105 इधर, दोनों ही 105 डिग्री तक चलेगा। नेक्स्ट आपका यहां से जाके ये आ जाता है आपका मेंटल। ये मेंटल का पार्ट, कुछ मेंटल का पार्ट आने के बाद में आउटर कोर, पृथ्वी का आउटर कोर में क्या होता है आपका लिक्विड पार्ट होता है। तो लिक्विड पार्ट में ये सेकेंडरी वेव्स एंटर नहीं करती, ये केवल सॉलिड मीडियम में चलती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां से लिक्विड मीडियम में नहीं चलती। तो यहां से 105 डिग्री से 140 डिग्री के बीच में ना आपका प्राइमरी वेव चलती है ना ही आपका सेकेंडरी वेव चलती है। तो इसको क्या बोलते हैं? पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स शैडो जोन यानी कि प्राथमिक छाया क्षेत्र, प्राथमिक वेव्स का छाया क्षेत्र। इसी तरह से इसको क्या बोल देंगे हम? प्राथमिक क्षेत्र का छाया क्षेत्र। अब बाकी ये जो पूरे एंगल में इस यहाँ पर क्या होता है आपका सेकेंडरी, जो आपकी सेकेंडरी एस वेव होती हैं वो एब्सेंस होती है। यहाँ पर एस वेव नहीं चलती, केवल यहाँ पर कौन सी वेव चलती हैं? यहाँ पर चलती हैं केवल आपकी प्राइमरी वेव्स। तो ये हमने इस डायग्राम को स्टडी किया। तो एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका सबसे पहले आपका हम पढ़ते हैं प्राथमिक तरंगें, इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट है ये होती हैं आपकी
अनुदैर्घ्य तरंग, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? क्या होती हैं कि जिस दिशा में तरंग जाती है, तो जो कण के माध्यम की जो गति होती है, कण के माध्यम की दिशा तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव्स ये क्या है कि आपका ठोस व द्रव दोनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, फॉर ध्वनि तरंग भी। नेक्स्ट है आपका इनका जो वेग होता है, यहाँ बैग लिख गया है गलती से, इनका जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड आपका धरातलीय तरंगों के कंपैरिजन में। तो सबसे अधिक इनकी तीव्रता सबसे, यहां पर लिख देता हूं मैं, इनकी तीव्रता इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है, और ये दोनों ठोस व द्रव माध्यम दोनों ही मीडियम में जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका यहां पर सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव्स कौन सी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि आपका अनुप्रस्थ तरंग ये आपका क्या है कि ये केवल सॉलिड मीडियम में ही केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। ठीक है, अब इनकी जो इंटेंसिटी होती है उन प्राइमरी तरंगों के कंपैरिजन में कुछ कम होती है, प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा ये कम देर से पहुंचती है। क्यों कम देर से पहुंचती है? कि जो इनकी इंटेंसिटी होती है कम होती है, इसकी इंटेंसिटी होती है 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इनकी इंटेंसिटी होती है 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की इंटेंसिटी होती है। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी व सेकेंडरी तरंगों को यहाँ पर देखा। और नेक्स्ट है आपका धरातलीय तरंग क्या बोलते हैं हम? लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग वेव्स क्या है कि ये जो धरातलीय तरंगें होती हैं ये केवल पृथ्वी के धरातल पर चलती हैं, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। इंटेंसिटी कम होने के किसके कंपैरिजन में? आपका प्राइमरी व सेकेंडरी तरंगों के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पृथ्वी के इनसाइड में इतना अफेक्ट नहीं छोड़ पाती, क्योंकि इनका इंटेंसिटी कम होती है और ना ही ये किसी मीडियम में जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर इसके बारे में एक दो पॉइंट हम देख लेंगे। इनका वेग सबसे, वेलोसिटी जो होती है इनका सबसे कम होता है, इसलिए ये सबसे देर में पहुंचती हैं। और ठोस, द्रव तथा तीनों ही माध्यम में ये चल सकती हैं जब केवल सतह पर चलती हैं। तीनों माध्यम में चल सकती हैं केवल जब ये सतह पर चलती हैं। यहां पर मैं बता देता हूं, जो आपकी सबसे पहले जो तरंगें पहुंचेंगी, सबसे पहले तरंगें कौन सी पहुंचेंगी? आपकी प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन एल तरंगें। ये जो चलती हैं आपकी, ये अब चलती हैं धरातल पर, इसके अर्थ के सरफेस पर, इन्हें बोलते हैं एल तरंगें। एल तरंगें क्यों बोलते हैं? कि एक आपके भूगोल वैज्ञानिक थे एडवर्ड लव ने, क्वेश्चन पूछा गया है, एडवर्ड लव, इन्होंने इन तरंगों की खोज की थी, इनके नाम पर इन तरंगों का नाम पड़ गया एल तरंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भूकंप को मापते किस तरह से हैं? भूकंप का मापन। नेक्स्ट पॉइंट आपका भूकंप का मापन। अब भूकंप के स्टडी को क्या कहते हैं? भूकंप की स्टडी को, क्वेश्चन ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं आप? सीस्मोग्राफ कहते हैं। अब भूकंप को मापने के लिए कुछ आपके पैमाने हैं। एक पहला पैमाना है आपका मर्केले पैमाना, दूसरा है आपका रिएक्टर पैमाना। इन दोनों में क्या अंतर है मैं बताता हूं। ये आपका केवल उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता को नापता है कि कितना नुकसान हुआ उसके भूकंप आने की वजह से
कितना नुकसान हुआ उसके बारे में, तीव्रता के उसकी इंटेंसिटी को नापता है। और रिएक्टर पैमाना क्या होता है, ये इंटेंसिटी को नापता है, साथ ही साथ उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस स्तर को भी मापने के लिए रिएक्टर पैमाना बनाया जाता है। अब रिएक्टर पैमाना आपने देखा होगा कि आपका एक रिएक्टर की वजह से इतने रिएक्टर का भूकंप आता है, कि जिस तरह से अभी जो हाईएस्ट भूकंप मापा गया है वो 9.5 रिएक्टर पैमाने पर मापा गया है। अब जिस तरह से क्या है कि एक रिएक्टर पैमाना का एक पॉइंट बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, एक पॉइंट बढ़ने के साथ साथ में जो आपकी प्रीवियस एनर्जी थी उस ऊर्जा का 10 टाइम्स, सोचिए कि एक रिएक्टर पैमाना बढ़ने पर कितनी ऊर्जा होती है, 10 गुना जो आपकी पिछली एनर्जी थी का भूकंप आया था लास्ट एनर्जी से 10 टाइम्स, 10 गुना ऊर्जा विमुक्त होती है। एक पॉइंट बढ़ने पर 10 गुना अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, यहां पर इन दोनों पैमानों को पूछा जाता है कि भूकंप को मापने के लिए मर्केले पैमाना और दूसरा आपका रिएक्टर पैमाना। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि भूकंप को मापने के लिए किस पैमाने का यूज किया जाता है आपका, ये हम देख सकते हैं रिएक्टर पैमाने का, और दूसरा आपका मर्केले स्केल का। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका ज्वालामुखी, जिसे बोलते हैं हम वोल्केनो। नेक्स्ट टॉपिक आपका ज्वालामुखी, वोल्केनो। ज्वालामुखी क्या है कि मैंने बताया था आपको, जिस तरह से हमारी दो महाद्वीपीय प्लेट या आपका एक महासागरीय प्लेट, दोनों ही, या फिर महासागरीय प्लेट, उन दोनों प्लेटों के बीच में कुछ गति होने की वजह से कुछ, जिस एक प्लेट की गति ज़्यादा और एक प्लेट की गति कम, तो आपका क्या होता है कि जो कम गति वाली प्लेट उसके ऊपर आ जाती है और आने के साथ में नीचे अधिक गति वाली प्लेट नीचे चली जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दूसरी प्लेट नीचे जाके सबडक्ट होने के साथ साथ में पृथ्वी के अंदर ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा होने के साथ साथ में जो पिघलने के बाद में अंदर से पृथ्वी के मेंटल का जो भाग है आपका किस फॉर्म में पाया जाता है, वो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में। पृथ्वी के अंदर से जो भाग लिक्विड फॉर्म निकल के आता है उसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। निकल के अंदर से आता है, इसे बोलते हैं हम मैग्मा। अब इस तरह से मैग्मा जब निकल के आता है तो एक पाइप फॉर्म बना लेता है, ये एक पाइप टाइप में, यहाँ से लगातार ऊपर मैग्मा निकल के जैसे ही आपका वो धरातल पर आ जाता है, धरातल पर आने के बाद में उसे बोलते हैं हम लावा। ठीक है, अब यहाँ से इस पाइप को जो बनना होता है इसे बोलते हैं हम सिंडर। और ये जो आपका एरिया, जिस एरिया में आपका लावा इकट्ठा होने के बाद में एक डेप्थ बना लेता है, उस डेप्थ को क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं हम क्रेटर। अब ये जो क्रेटर एरिया जो खाली रह जाता है, अब इस क्रेटर में क्या होता है कि इस क्रेटर में समुद्र का या किसी अदर का पानी भर जाता है। अब पानी भरने के साथ साथ में इस टाइप की झील को क्या कहते हैं, इस टाइप की उस बनती है, उनको वहां पर बनती है, एक झील का निर्माण होता है। झील का निर्माण, उस झील को क्या कहते हैं हम, क्रेटर झील। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे महाराष्ट्र मुंबई में, तो क्रेटर झील के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लोनार झील जो कहाँ पर है आपकी महाराष्ट्र में। इसी तरह से दूसरी है आपकी टिटिकाका झील जो कहाँ की है, साउथ अमेरिका की। और तीसरी आपकी विक्टोरिया झील जो कहाँ की है, आपकी अफ्रीका की। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को भी मैं बताता चल रहा हूँ साथ साथ। जब क्रेटर में पानी भर जाता है तो एक झील का निर्माण होता है, उस झील को क्या कहा जाता है, क्रेटर झील। तो क्रेटर झील के कई एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि क्रेटर झील कौन कौन सी क्रेटर झील हो सकती है। लोनार झील है आपका, टिटिकाका एंड विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसी तरह से आपका नेक्स्ट हम ज्वालामुखी के टाइप्स, हम ज्वालामुखी के टाइप्स पढ़ते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है ज्वालामुखी का टाइप सक्रिय ज्वालामुखी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है कि जो लगातार
बनते रहते हैं, जो लगातार बनते रहते हैं, जो सक्रिय रहते हैं, उन ज्वालामुखी को कौन कौन से हैं हमारे भारत विश्व में, कौन कौन से पाए जाते हैं एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होगा आपका? सबसे पहले स्ट्रोम वैली। स्ट्रोम वैली वो पाया जाता है आपका इटली में पाया जाता है, इटली में पाया जाता है। इस ज्वालामुखी की खास विशेषता क्या है कि ये जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो निकलने के साथ में एक प्रकाश दीप, एक लाइट का दीप बना देता है। उस प्रकाश दीप जो कि इटली में पूरे नाइट में एक इतना उजाला कर देता है कि जिसकी विजुअलिटी एक दिन के बराबर हो जाती है, वहाँ इतना रोशनी कर देता है। तो वहाँ ये इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोम वैली। वो कहाँ पर होता है आपका? इटली में। नेक्स्ट है आपका कोटोपैक्सी। दूसरा आपका है एक्टिव ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। कहां पर है आपका? इक्वाडोर में। ये सबसे ऊंचा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्वेश्चन किस तरह से बनता है, एक बार यहां से देख लीजिएगा आप। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है आपका? कोटोपैक्सी। कहां पर है, किस देश में है? इक्वाडोर। नेक्स्ट है आपका वैरन द्वीप। ये कहां? हमारे इंडिया में पाया जाता है। ये कहां पर? अंडमान निकोबार के पास में, वैरन द्वीप। नेक्स्ट है आपका माउंट एटना। माउंट एटना कहां पर पाया जाता है? ये भी आपका इटली में। नेक्स्ट है आपका माउंट एराबुस। माउंट एराबुस कहां पर पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी, आपके सक्रिय ज्वालामुखी के नाम है जो आपके इंपॉर्टेंट जो पूछे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनके नाम। नेक्स्ट आपके इसी तरह से डोरमेंट यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी, इनको बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। हिंदी बोलते हैं इन्हें सुसुप्त ज्वालामुखी। अब सुसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं आपके? ये आपका सबसे पहला आपका विसुवियस। विसुवियस जो कहां पाया जाता है? आपका इटली में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फुजियामा, जो कहां पर पाया जाता है? आपका जापान में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका काराकोटा, जो कहां पर पाया जाता है? आपका इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है आपका नारकोंडम। नारकोंडम कहां पर? इंपोर्टेंट है ये आपका अंडमान व निकोबार में, भारत में। नारकोंडम पूछा गया क्वेश्चन है ये कई बार कि सुसुप्त ज्वालामुखी, एनवायरमेंट ज्वालामुखी भारत में कौन सा, उसका नाम क्या है आपका? नारकोंडम। नेक्स्ट आपका लास्ट आपका ज्वालामुखी है आपके डेड यानी कि मृत ज्वालामुखी, जो क्या है, जो कि आपका पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होते। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपका, हम पढ़ लेते हैं उनके बारे में। किलिंगमंजारो। किलिंगमंजारो कहां पर पाया जाता है? ये आपका तंजानिया में। किलिंगमंजारो जिसका नाम है किलिंगमंजारो कहां पर पाया जाता है? आपका तंजानिया में। कहां पर है ये? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिंगमंजारो तंजानिया में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका एंकोंगोआ। एंकोंगोआ जो कहां पर? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कहां पर? एंडीज पर्वत श्रृंखला पर, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर पाया जाता है। जो सबसे ऊंचा क्वेश्चन ये बनता है, विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी। क्वेश्चन यहां से ध्यान से पढ़िएगा। मृत ज्वालामुखी पूछे तो कौन सा होगा? एंकोंगोआ। और आपका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछता है तो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कौन सा? कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर पढ़ रहे थे एंकोंगोआ कहां पर पाया जाता है? एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। नेक्स्ट लास्ट आपका बचता है आपका चैम्बरजाओ। चैम्बरजाओ कहां पर है आपका? ये ज्वालामुखी ये होता है आपका इक्वाडोर में। तो आज हमने कुछ इंपोर्टेंट ज्वालामुखीज के बारे में पढ़ा। लास्ट में जिस तरह से हमने देखा था कि प्लेटों के बीच में किस तरह से मोशन होती है, मोशन होने की वजह से भूकंप का निर्माण होता है। भूकंप व ज्वालामुखी जो हमने इंपोर्टेंट आपके ज्वालामुखी थे, जो आपके इंपोर्टेंट आपके भूकंप होते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी संबंधित जानकारियाँ थी हमने यहाँ पर उनका डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
तो आज के लिए हम इतना यहाँ पे समाप्त करेंगे आज की क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।